राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका काम भी अच्छे से चल रहा होगा। तो हाँ, मैं यूट्यूबर ऋतु यदुवंशी, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ और आज आपके लिए कुछ नया बताने जा रही हूँ, कुछ सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप पसंद करेंगे। तो एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसमें सुधा और चंदर की प्रेम कहानी बताई गई है, उनका त्याग और बलिदान। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बनाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद फुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की जिंदगी को मात करने वाले मोहल्ले, मौसम भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारी तो शाम रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है। उसका सृजन में हर रंग के चाहे जो हो, मगर इधर कुआर कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्सियम और पौंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुशरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा ये ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजाइट लाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पाँव फटने के पहले तो इसको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी पक्ष पर बिखरे हुए भौराले केशुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और उसकी कहानी मैं आपसे कहने जा रही हूँ। वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक, प्रभाती गायक, फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटी के रंग का पश्मीना का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन की जीन की पतली और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडल, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगीं और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा। उसकी बेंच के नीचे फूल की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी बचा था।
उसके फारसी रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने पीछे मुड़कर देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की सदस्य को बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने आप को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो कि मेरा उससे कोई घरेलू संबंध है। जब मैं प्रयाग में हूँ, उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर साहब को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई ना दोगे अर्थ में। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराइनाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे, उनका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार हंसमुख फप्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं हैं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ तो लो कि किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ, तब तो लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घुमाते हैं, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे पर बैठे हुए कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन हैं। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती है। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर है? देखा ठाकुर। नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र विसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चोरी चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। विसरिया चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है? ठाकुर साहब बोले। मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था, और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर विसरिया बोला, आहा, कैसा मनोरथ प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है। कपूर विसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार, सगल की चीज छोड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोला, माफ करना भाई विसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? विसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है। कपूर बोला, जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन कुआर, कार्तिक या फागुन, चैत। इसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिवरिया? सिवरिया नहीं, ठाकुर साहब ने टोका। विसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उसकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो प्रायवादी हैं या प्रगतिवादी, और उसके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने वाला ही था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए हो तुम, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये है श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र विसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। बहुत
बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्या साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं था जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ के खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो ठाकुर साहब, हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उनका यह कहना था कि तुम्हें इतनी प्रतिभा है कि तुम लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे, अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आईआईटी कार्ड उठाकर दे दिया। आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह बार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य का सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए। अभी भी मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 साल से जानते थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग सेटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बड़ा शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिमखाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तुम शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पार्टिकों में कार रुकी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई, दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं क्या? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस, ज्यादा तो हमें नहीं चाहिए। और उसका हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम क्यों नहीं बन जाती? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहेंगी। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, बारे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई हो लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी है इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती और मुड़कर चंदर को देखती हुई रूठी हुई नजरों से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए कपूर निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का बंडल निकाला और बोली, देखो, ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है, लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए ये निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक ये टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वर में कहा।
कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक टाइप कौन कर देगा? इसका भी इंतजाम है। उसने अपने ब्लाउज से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, ये कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ, मुखर्जी रोड पर रहती है। उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं तुम्हें चाय पिलाऊं, पापा का काम है, जाओ उन्हीं से पीना। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे। क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो, तुम्हें समझा दे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो, ड्राइवर चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह, सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो गोभी जैसा हो रहा है, सूखकर चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याला निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अच्छे अच्छे लेख लिखवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा रखा था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश ना की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च शुरू कर दी। इसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को जाता था। उन्होंने हमेशा उसकी मदद की थी, हिम्मत बढ़ाई थी और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा। उसे ये पता ही नहीं चला, यह उसे खुद भी मालूम नहीं था। यहाँ बंगला, उसके कमरे, उसके लॉन, उसकी किताबें, इसके निवासी, सब कुछ जैसे उसके अपने हो गए थे और अभी उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा जब आज के वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के यहाँ से आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह चंदर की अपनी होती गई उसे खुद नहीं पता था। जब वह आई थी तो बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी और अपनी कॉपी फाड़ डालती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी से बिठा नहीं लेते थे, मनाते नहीं थे, तब तक वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में उसकी माँ का देहांत हो गया था और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वाले उसकी शादी पर जोर देना शुरू कर दिया और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में भी घी ना होने पर महाराजन का चूल्हा जौ का झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर ना जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे
उसे ना खिलाते थे और ना उससे बोलते थे तो वह रो रो कर और सर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर लेती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर में अल्लड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहती थी। चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों को यह मौन स्वीकार कर लिया, उसे खुद भी नहीं मालूम था। अब यह सभी कुछ उसने इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि उसे दोनों में से किसी को इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था। कोई भी उसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और समर्पण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका विद्रोह, सारी जुलजुलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से ध्यान हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषी नहीं कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंदर को खिजाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब उनके लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल ना पूछती थी और खाते वक्त दुलार ना करती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती और शिकायतें भी क्या क्या करती थी। चंदर ने उसकी हेड मास्टरनी का नाम एलिफेंटा श्रीमती हथनी रखा था। यह चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए। या चंदर कहता है कि उसकी सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंदर को डांट देंगे तो बड़ी खुशी से फूली उठ नहीं समाती थी। चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसे डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार से चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम कर लेती थी। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था और उसने अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और इसने बाधाएं। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना प्रेम और इसने भरी फटकार और स्वास्थ्य के प्रति जितना चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े प्रेम से, निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी करते थे, ना खाने पर या ना काम करने पर उसे उतना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का भी रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे उसके पापा से मिलते थे उसे और भी स्नेह के में पाग कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से घर जाकर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता था। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती थी तो उसे सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद दुरुस्त रहता था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और चंदर से बोली कि पियो, और जिद करने लगी। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाके उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब भी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भर के उसमें 2 चम्मच
2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की हो तो उसमें खालिश दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा न जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, ना खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसे बाद की लंबी चौड़ी मनुहार। इस सब से चंदर बहुत घबराता था, लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूरन होकर पीना पड़ा। और बैठे बैठे निहायती बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला है और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी है। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे। बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ गया। चंदर के प्याले को अपने सामने रखा और उसने चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरह से उसे चाय का अंश मिल जाए। जब सभी ओर से प्याले में क्षीरसागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या? कहीं चाय भी है तो और क्या, खालिश चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कैसी चाय पीऊँ या फिर चाय पर रिसर्च करूँ। ना ऐसी चाय मुझे पसंद है, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम बताया तुम्हारी सखी का? गेसु, बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह पिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए, और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो। तब क्या? तब वो सब हैं कि हैं ही बुरे। अच्छा, तो नाश्ता पहले खाओ। और फिर प्लेट में छील कर संतरा रखने लगी। उसने जो ही झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांतचित्त से चाय पीने लगा। संतरे की फांकें उसकी ओर बढ़ाते हुए जो ही उसने एक घूंट चाय पी, वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत होता है ना? चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो गई है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है। आपको हम कहते हैं ना कि नाश्ते खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटर हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, हाँ, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से जनाब। उसकी शादी भी तय हो गई है, पहले जाड़ों तक शायद हो जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो यार, कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित होकर कहा। विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाह नीची कर ली और सुधा के पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे तो लो, बातचीत कर लो, तब मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे! सुधा ने हाथ जुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़े जा रहे हैं आप? और वह वहां से चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठाकर लाई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपि है। इसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे?
ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है ना, मास्टर ढूंढ लो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो बहुत सुबह जल्दी आना। और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड छोड़ देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो ये लिफाफा तो भूल ही गए, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला गया कि सुधा ने पुकारा, सुनो। एक बार मैं क्यों नहीं दे देती सब कुछ, चंदर ने झल्लाकर कहा। अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो यहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसे बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा सा चंदर।